देखिए, आज हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बीच हम एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है यासिर अराफ़ात। देखिए, उनका पूरा नाम मोहम्मद अब्दुर रहमान अब्दुर रऊफ़ अराफ़ात अल क़ुब्बा अल हुसैनी था। देखिए, उनका जन्म 1929 में काहिरा, इजिप्ट में हुआ था। 1948 में जब अरब इजराइल वॉर हुआ और जब स्टेट ऑफ इजराइल बना तो उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। 1952 से लेकर 1956 तक वो जर्नल यूनियन ऑफ फ़िलिस्तीन स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट भी रहे। 1967 में फ़िलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। 1968 में यासिर अराफ़ात पीएलओ के मुखिया बने और फिर वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी वो उसी पीएलओ के मुखिया बने रहे। देखिए, पीएलओ जो है वो कई संगठनों को मिलाकर बना हुआ एक संगठन था जो 1964 में बनाया गया था। 1968 में यासिर अराफ़ात उसके मुखिया बने और उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा कि वो अपने भविष्य के बारे में फ़िलिस्तीनियों के अधिकार हासिल करेंगे। अराफ़ात के नेतृत्व में पीएलओ ने सशस्त्र संघर्ष पर ज़्यादा जोर दिया, जैसे विमानों का अपहरण करना, लोगों को बंधक बनाना और दुनिया भर में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना शामिल था। लेकिन 1974 आते आते उन्होंने जो था अपनी इमेज में बहुत सुधार किए और उन्होंने फ़िलिस्तीन की मदद के लिए पूरी दुनिया के दौरे किए। 1974 के अंदर अराफ़ात ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी हाजिरी दी। देखिए, ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व न करते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित यासिर अराफ़ात को ही किया गया था। यासिर अराफ़ात ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली हाजिरी बहुत नाटकीय अंदाज में वो शांति की हिमायत करते हुए की। देखिए, जब वो संयुक्त राष्ट्र में जब दाखिल हुए तो उनके हाथ में जो था एक जैतून की डाल थी और जब वो अपना भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने एक लाइन कही जो आज भी बहुत चर्चित लाइन है। उन्होंने कहा, आज मैं अपने हाथ में शांति का प्रतीक जैतून की डाल और एक हाथ में स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लाया हूँ। मेरे हाथों से जैतून की डाल गिरने मत देना। 1975 में देखिए, संयुक्त राष्ट्र में दिए गए उनके भाषणों ने उन्हें एक गोरिल्ला चरमपंथी जो उनकी एक छवि थी उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। और यासिर अराफ़ात ने भी जो है फ़िलिस्तीन के अंदर एक लोकतंत्र कायम करने की, आवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के उनके एक भाषण के बाद 1 साल के बाद अमेरिका ने भी ये स्वीकार किया कि अरब इजरायली शांति प्रक्रिया की तलाश में फ़िलिस्तीनी हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। और जब यासिर अराफ़ात जब देखिए लिबरल बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसी दौर में ये हमास जो संगठन जो आज की तारीख में जो गाज़ा से इजराइल पर हमले कर रहा है, वो एक तरफ पावरफुल होता चला जा रहा था। मैं अपने किसी अगले वीडियो में हमास के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ये ग्रुप कब बना, कैसे बना, क्यों बना। देखिए, मैं उसको सिर्फ एक ही लाइन में आपको बता दूं कि हमास ग्रुप जो है वो इजराइल ने ही बनाया था। जैसे तालिबान को अमेरिका ने बनाया, वैसे ही इसी हमास को जो था वो इजराइल ने बनाया था। हम हमास के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम फिर लौटते हैं यासिर अराफ़ात की ज़िंदगी पर। देखिए, 1975 के बाद जो था अमेरिका ने और फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में समझौता करा दिया। लेकिन 1982 के अंदर लेबनान पर इजराइल ने हमला किया, जिसे बेरूत की लड़ाई भी बोलते हैं। उस हमले में इजराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि यासिर अराफ़ात का जो पीएलओ है, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी हाथ है। और उसने जो था यासिर अराफ़ात के जो मुख्यालय है उस पर जो है वो हमला किया। अराफ़ात ने पीएलओ वो यासिर अराफ़ात अपने कुछ अन्य कमांडरों के साथ जो थे वहाँ से निकल गए। उसके बाद अराफ़ात ने पीएलओ का मुख्यालय ट्यूनिस में फिर से कायम कर दिया। 1994 के अंदर गाज़ा में उनकी जो वापसी हुई, देखिए यासिर अराफ़ात ने वॉशिंगटन में फ़िलिस्तीनी सिद्धांतों की तरफ सबका ध्यान खींचा और वहाँ पर एक मीटिंग में एक समझौता हुआ और उसमें इजराइल को उन फ़िलिस्तीनी इलाकों से हटने को कहा गया जिन पर उसने कब्जा कर रखा था।
इस समझौते के बाद जब अराफात गाजा लौटे तो उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन 1999, देखिए यासर अराफात जब ज़मीन और सुरक्षा से जो भी जुड़े समझौते पर उस वक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूद बराक के साथ समझौते पर दस्तखत किए गए थे। लेकिन देखिए, ये आप हमास ग्रुप कह लें या कोई और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो था, उस वक्त जो था हिंसा बदस्तूर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जारी थी। लेकिन हिंसा जब जारी होने की वजह से वो समझौता लागू नहीं किया जा सका। ना इजराइल वहाँ से हटा और ना ही उनके कुछ सुरक्षा से जुड़े जो समझौते थे वो रद्दी में फेंक दिए गए। उसी दौरान 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए चरमपंथी हमलों के बाद यासर अराफात ने अमेरिका के साथ बतौर सहानुभूति अपना रक्तदान भी दिया, अपना खून दिया अमेरिका के लोगों के लिए। और उस वक्त ये फ़िलिस्तीनी नेता पर यह दबाव पड़ा कि वह उन चरमपंथियों पर बल प्रयोग करे जो इजरायली शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री उस वक्त के 2001 के प्रधानमंत्री एरियल शरोन ने यह घोषणा की कि यासर अराफात अप्रासंगिक हो चुके हैं और रामल्ला में जो उनका जो मुख्यालय था उनमें उनकी घेराबंदी कर दी गई। और रामल्ला में जो था वो लगातार इजराइल ने हमले किए और रामल्ला में बहुत सारी इमारतों को ध्वस्त भी कर दिया गया और यासर अराफात को भी उनके ही मुख्यालय में नज़रबंद कर दिया। देखिए, यासर अराफात की मैं एक बात आपको बताऊं, जब 1991 के अंदर जब भारत में आम चुनाव अभियान चल रहा था, उसके दौरान उन्होंने राजीव गांधी पर जानलेवा हमला होगा इसको लेकर उन्होंने भारत को पहले से आगाह कर दिया था। यासर अराफात के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अमेरिका ने 2003, देखिए 2003 जब आया तो अमेरिका ने सत्ता का बंटवारा कर दिया। अमेरिका ने ये शर्त रखी कि अगर यासर अराफात सत्ता पर अपनी पकड़ ढीली करें तो शांति प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है, वो अपनी जगह किसी और को नेता चुने। उसके बाद फिलिस्तीनी प्रशासन ने पहली बार एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया। फतेह संगठन के एक वरिष्ठ नेता महमूद अब्बास उर्फ अबू माज़ेन को अप्रैल 2003 में इस पद पर चुना गया, लेकिन उन्होंने सितंबर में ही इस्तीफा दे दिया। उनके बाद अहमद कुरैशी को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए, प्रधानमंत्री तो अहमद कुरैशी को बनाया गया, लेकिन अराफात अब भी सबसे ताकतवर नेता बने रहे। ये बात जो थी ना इजराइल को पसंद आ रही थी ना अमेरिका को, क्योंकि अराफात जो थे वो सबसे ताकतवर नेता थे और कोई भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार उन्हीं के पास रहा। वह एक तरह से फिलिस्तीनियों की उम्मीदों के प्रतीक बन चुके थे, लेकिन दुनिया में उनकी इज्जत थी क्योंकि फ़िलिस्तीन को वो एक लोकतांत्रिक देश की तरफ लेकर जा रहे थे। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। दुनिया अब राजा महाराजाओं का वो दौर चला गया जो सत्ता अपनी ताकत से हथियाते थे। आज के दौर में जो लोकतांत्रिक नेता है, जिसे उनका मुल्क की अवाम, उसकी जनता चुनती है, वो ताकतवर नेता रहता है। इसी तरह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो था वो जो प्रधानमंत्री भी चुनते जा रहे थे, लेकिन एक अपनी ताकत वो अपनी बरकरार रखे हुए थे। ठीक है, अब बात आती है कि रामल्ला में जब उनकी घेराबंदी की गई, अराफात कई साल से रामल्ला में अपने ही मुख्यालय में नज़रबंद कर दिए गए थे। ठीक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें इलाज के लिए फ्रांस ले जाने की बात चली। दुनिया ने कहा कि भाई उनको इलाज की ज़रूरत है, तो उन्हें जब फ्रांस ले जाने की बात हुई तो जॉर्डन ने रामल्ला से उन्हें निकालकर अम्मान पहुंचाया और अम्मान से फ्रांस का एक जहाज़ अराफात को लेकर पेरिस पहुंचा और वहां उन्हें एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर हो गई और कुछ दिन बाद वो अचेतावस्था कोमा में चले गए। मौत से कुछ दिन पहले उनके दिमाग की नसें फट गई थीं। अराफात अचेतावस्था यानी कोमा में जाने के बाद कई दिन तक ज़िंदगी और मौत के बीच की स्थिति में रहे और एक दिन तो इजरायली मीडिया ने उनकी मौत की खबर दे दी।
लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने भी अराफात की मौत की पुष्टि कर दी थी, लेकिन पेरिस के अस्पताल के एक अधिकारी ने एक पत्रकार सम्मेलन किया और बताया कि नहीं, अराफात जिंदा है। उनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में काफ़ी विवाद रहा। उनकी पत्नी सुहा अराफात ने कुछ विवादास्पद बयान दिए और उन्होंने कहा कि यासिर अराफात को जहर दिया गया है, उन्हें मशीनों के सहारे ज़िंदा रखा गया। आखिरकार 11 नवंबर 2004 को तड़के ही उनकी मौत हो गई। लेकिन सुहा अराफात ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए और जांच के लिए यासिर अराफात को कब्र से उनके शव को फिर से निकाला गया और स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों ने उनका पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने दावा किया कि उनके शव के अवशेषों में रेडियोधर्मी पोलोनिक 210 मिला था। वो एक जहर होता है। हालांकि आज भी उनकी मृत्यु एक पहेली बनी हुई है। देखिए, मेरा ये वीडियो जो था वो यासिर अराफात पे था। वो लिबरल थे या चरमपंथी गुट से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो उनकी ज़िंदगी पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं तब ये हम खुद समझ जाते हैं कि वो किस गुट से ताल्लुक़ रखते थे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो जो है मैं आप पर एक हमास संगठन पर बनाऊँगा कि ये संगठन क्या है, कैसे काम करता है, कब बना, क्यों बना, इसके पास ताकत कितनी है। तो ये जानने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए और बस घर पर रहिए और सेफ रहिए।